मैं जी आज ये बात करना चाहता हूँ कि आजकल हम एक मीडिया पे एक नया फिनोमेना देख रहे हैं कि एक साहब हैं जो मुल्क से मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं, संगीन करप्शन के उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं। उन्होंने पाकिस्तान के कवानीन के आगे, पाकिस्तान की अदालतों के आगे अपने आप को सरेंडर नहीं किया और बराह रास्त वो इस जो आज हमें मईशत की सूरत हाल जिससे हम एक सख्ती के दौर से गुजर रहे हैं, बराह रास्त वो उसके ज़िम्मेदार हैं। और वो टीवी पे आते हैं और बताते हैं कि जी मुझे मईशत को कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया जाए, क्योंकि उनका ज़हन ज़रा उस हिसाब से चलता है ना, तो वो कहते हैं जी ठेका मुझे दे दिया जाए और मैं मईशत चलाता हूँ। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपको किस चीज़ का ठेका दिया जाए कि आप एक मरतबा फिर पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट 7 गुना बढ़ाएँ, ट्रेड डेफिसिट को दुगना कर दें, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ के नुकसानात को 3 गुना बढ़ा दें, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो ज़खायर हैं जो आपके दौर में $500 बिलियन माहाना के हिसाब से गिर रहे थे, जिसको हमने रोका और अब वो बढ़ना शुरू हुए हैं, क्या हम आपको इस चीज़ का ठेका दें कि वो दोबारा गिरना शुरू हो जाएं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो रिज़र्व्स हैं? और कहते हैं जी मुझे दे दो तो मैं डॉलर को ले जाऊँगा 120 पे। तो ये मईशत का कोई नया ही असूल है जो इसहाक डार साहब ने किया। इनको तो कोई नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए, जो कहते हैं कि मैं खसारे भी बढ़ाता जाऊंगा और मैं आपका जो रुपया है उसको भी मजबूत करता जाऊंगा। हमने तो यही सुना था, पहली दफ़ा सुना है कि जी खसारा बढ़ भी रहा हो आपका तजारती तो आपका करेंसी इंप्रूव हो जाती है। ये कैसे किया इन्होंने, कैसे कर सकते हैं? ज़रा हमें भी ये तरीका बता दें। मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। जो पिछले 4-5 साल इन्होंने अपने दौर में रुपये को मजबूत रखा, $24 अरब बैरून मुल्क से उधार लेके आपकी करेंसी मार्केट्स के अंदर फेंका और रुपये की कदर को ऊपर रखा। खसारे भी बढ़ते रहे, रुपया भी ऊपर रहा, आपकी मईशत जो है वो तबाहाली का शिकार हो गई। और आज वही शख्स हमें मईशत पे लेक्चर देने के लिए आता है जिसके नुकसानात से हम बराह रास्त आज डील कर रहे हैं। हर शख्स उससे मुतासिर है, क्योंकि उस शख्स की जो एक नई कोई इकनॉमिक थेरी थी कि जिसने मुल्क के खसारों को बढ़ा दिया, मुल्क को दिवालिया कर दिया। स्टेट जब हमने टेक ओवर किया तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास इतने रिजर्व नहीं थे कि अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ को भी पूरा कर सके। उसकी गिरावट को हमने रोका, आज वो अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ना शुरू हुए हैं। सर्कुलर जो पावर सेक्टर है, आपका पावर सेक्टर और बिजली का सेक्टर, सिर्फ पिछले 1 साल में 600 अरब से ज़्यादा उसके अंदर नुकसान हुआ। रेलवे का नुकसान बढ़ गया, PIA का नुकसान बढ़ गया, स्टील मिल बंद हो गई। मैं जद्दा वाली स्टील मिल की बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान की स्टील मिल की बात कर रहा हूँ। जद्दा वाली जो है वो तो अपार्टमेंट्स जन रही है और वो तो पता नहीं क्या क्या कुछ जन रही है। यहाँ पाकिस्तान वाली जो स्टील मिल है वो बंद हो गई है। और वो शख्स आज जिसका एतराफ़ी बयान मौजूद है, इस हल्फी बयान मजिस्ट्रेट के आगे लाहौर के, कि मैंने ऐसे ऐसे पैसे बाहर भिजवाए थे इन लोगों के लिए, वो आज हमें इस बात पे तो लेक्चर दे सकता है कि पैसे बाहर कैसे भिजवा सकते हैं और मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हो सकती है, खसारों को बढ़ाया कैसे जा सकता है। हमें मईशत चलाने का ना बताएं, हम आपका ही किया भुगत रहे हैं और आपके किए की जो मईशत है हम उसको आज मरम्मत कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला ये मईशत अब मरम्मत हो रही है। ये मईशत जब इस इस्तेहकाम के दौर से गुजरेगी तो हमारे ही दौर में ये तरक्की का वो रास्ता तय करेगी जो आज से पहले कभी नहीं किया। 1971 से लेके अब तक ये जो पिछले 10 साल गुजरे हैं, ये माशी तरक्की का सबसे सुस्त रफ्तार दौर था और ये उन आदादो शुमार की हेरो फेर के बावजूद सबसे सुस्त दौर था। अगर मेरी बात का यकीन नहीं आता तो डॉक्टर हफीज़ पाशा की किताब पढ़ें, पूरे 2 चैप्टर उसमें दिए गए हैं, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11। रात को मैंने बैठ के पढ़ी है वो, कि जनाब कि किस तरह इसहाक डार ने मईशत के गलत आदादो शुमार दिए पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स को मैनिपुलेट करके। ख़ास तौर पे जो मीडिया के नुमाइंदगान हैं, मैं उनसे कहूँगा कि और कुछ नहीं तो वो चैप्टर नंबर 10 ज़रूर पढ़ें उसका, कि ये जो हमें मईशत जो सबसे सुस्त रफ्तार मिली थी पिछले 1971 से लेकर अब तक, उसके भी आदादो शुमार को बढ़ाया हुआ था। और अभी तो पता नहीं क्या क्या और इन्होंने किया होगा जिसके अभी नताइज सामने आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मईशत इस्तेहकाम की तरफ जा रही है। हमने फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व को प्रिजर्व करना था, हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी थी। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी गिरावट भी रुकी है, उसमें इजाफा भी हुआ है। आपका तजारती खसारा जो है अभी तक वो 11% कमी आई है उसके अंदर। करंट अकाउंट डेफिसिट के अंदर आपके 22% कमी आई है। सिर्फ फरवरी में 72% कमी आई है। यानी ये खसारे जो कम हो रहे हैं, इनकी रफ्तार जो है वो तेज़ी से बढ़ रही है इनकी कमी होने की। और आपके ज़र मुबादला के ज़खायर पाकिस्तान में 24 या 25 महीनों के बाद पहली मरतबा जनवरी 2019 में बढ़ना शुरू हुए हैं। तो ये जो लोग आते हैं टीवी पे, और मैं ये भी बताता चलूँ कि ये क्यों आ रहे हैं टीवी के ऊपर, ये और गलत कहते हैं कि जी हमने कोई IMF के साथ तय कर लिया डॉलर का रेट। कोई डॉलर का रेट हमने तय नहीं किया।
कोई डॉलर का रेट उनको कन्वे नहीं किया गया। ये इसलिए कह रहे हैं ताकि स्पेक्यूलेशन हो करेंसी मार्केट्स के अंदर। पहले इन्होंने मईशत का बेड़ा गर्क किया था, अब ये आए हैं वापस अपने एक नए रूप के अंदर। पहले तो मीडिया पे जाता ही नहीं थे, अब एक नए रूप के अंदर आए हैं अपनी करेंसी मार्केट्स को पाकिस्तान की को स्टेबलाइज करने के लिए। ये पाकिस्तान के इकोनॉमिक हिटमैन हैं। इन्होंने पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया अपने दौर में, और जब अब इनका दौर ख़त्म हो गया तब भी इनको सुकून नहीं आया। अब ये चाहते हैं कि बाहर बैठ के उन बड़े बड़े महलात में, उन बड़े बड़े फ्लैट्स में, उन बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में जो उन्होंने खड़ी की हैं, पता नहीं कहाँ से खड़ी की हैं, हमें तो आज तक नहीं समझ आई, लेकिन उनमें बैठ के आराम की ज़िंदगी गुजारें। और यहाँ पे मईशत को अभी भी वो अपने बयानात से नुकसान पहुँचाना चाह रहे हैं। मेरी उनसे मेरा उनको ये एक है तो वो बड़े मेरे से, लेकिन मेरी उनको ये नसीहत है कि वो वापस पाकिस्तान आएँ। अगर इतने साफ़ सुथरे हैं तो ये वही कोर्ट्स हैं जो आपके 40 साल एक दौर इक़्तिदार में थीं। इनके सामने आके कटहरे में खड़े हुए और जो सवालात पूछे जा रहे हैं उनका जवाब दें। पाकिस्तान के जो कानून है उसके आगे सर तस्लीम खम करें, जिस तरह एक आम आदमी सर तस्लीम खम करता है। डॉक्टर, एक मेरी बात सुन लें, डॉक्टर हफीज़ पाशा जो हैं वो हम पे भी बड़ी तनकीद करते हैं, हमारे ख़िलाफ़ भी उनके बड़े सख्त आर्टिकल्स आते हैं आजकल, और लेकिन इस बात से तो कोई डिनाई नहीं ना कर सकता कि वो पाकिस्तान के एक बड़े काबिल एहतराम इकोनॉमिस्ट हैं। संजीदा सर्कल्स में उनकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त भी है। और ये जो किताब उन्होंने लिखी है, अगर वो उनकी वाइफ जो है बिल्कुल ठीक है कि वो नून लीग की वज़ीर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने लिखा है कि पिछले 3 साल में जो ग्रोथ रही है उसको ओवरस्टेट किया गया है स्टेटिस्टिक्स को मैनिपुलेट करके। तो ये बात तो उनके क्रेडिट को जाती है, इफ एनीथिंग। हाँ जी, मैं तो आप साहब। अच्छा जी, ये जब मैं पिछले साल की बात करता हूँ तो ये वाज़ेह है मैं फाइनेंशियल ईयर की बात करता हूँ। ये जून टू जून की मैं बात कर रहा होता हूँ। नहीं, इसका भी मैं ज़रा वाज़ेह कर दूँ। हमने जो टारगेट रखा है कि इस मरतबा अगर सर्कुलर डेट में इजाफा होगा तो 250 अरब पे वो हम इंशाल्लाह ताला उसको क्लोज़ करेंगे जून में, और पिछले साल ये 453 अरब था, तो तकरीबन ये आधा होएगा। रिकवरीज़ 18.5% आपके लॉसेस थे मुस्लिम लीग नून के 2013 में 18.5 ही थे जब वो 2018 में छोड़ के गए। हम ऑलरेडी अपने 7 महीनों के अंदर इसको तकरीबन 2% जो है हम रिड्यूस कर चुके हैं ऑलरेडी, और इंशाल्लाह ताला ये इसी रफ्तार से रिडक्शन चलती रहेगी। सर्कुलर डेट की जो इंक्रीज़ है उसमें इंशाल्लाह ताला आधा होएगा। दूसरा आपका जो सवाल था एमनेस्टी के हवाले से, अभी इसमें कोई हतमी फ़ैसला तो नहीं हुआ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमें, क्योंकि अब हमारे पास वो डेटा मौजूद है और ऑफशोर डेटा भी हमारे पास आ गया है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर, और हम एक मेकनिज़म ऑन ग्राउंड बना रहे हैं FBR में, जिसकी बुनियाद पे हम अगले 1-2 माह में हम एक एग्रेसिव टैक्स ब्रॉडनिंग स्कीम जो है वो शुरू करने लगे हैं। वो लोग जो अभी तक FBR के या रियासत के कानून से फ़रार इख्तियार करते रहे हैं टैक्स नहीं दे के, उनको अब फ़रार मुमकिन नहीं होएगा। हम इस वक्त एक संजीदा सोच ये चल रही है कि उनको एक रेगुलराइज़ करने का मौका दिया जाए, लेकिन टैक्स ब्रॉडनिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से। जो हमने रेड्स को और या अपने कार्रवाइयों को रोका था, वो उसकी वजह ये थी कि 31 मार्च तक हमने डेट एक्सटेंड की थी, तो हम लोगों को वक्त देना चाह रहे थे। हमारी अभी भी जो मुहिम है वो चल रही है, लेकिन हम अभी फ़िलहाल क्योंकि नए बजट की भी प्रेपरेशन कर रहे हैं और हम ने ज़्यादा इस वक्त जो फोकस है वो नोटिस पे दिया हुआ है। अनलेस कि हमें कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होए तो वहाँ पे हम रेड ज़रूर करते हैं। जी, अभी मैंने पूरी तकरीर उस पर की है। अभी तक जो बुक के जो बैलेंसेस हैं उनको डाल के 300 अरब है पूरा, और इसकी वजूहत मैंने आपको बता दी है कि हम एक स्टेबलाइजिंग इकोनॉमी है, जो अपनी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को कंजर्व करना हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी थी। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो स्टे है आपका प्रीपेड मोबाइल टेलीकम्युनिकेशंस के ऊपर, वो जो पिछली हुकूमत ने टैक्स स्लैब्स के अंदर चेंजेस की थी, मिनिमम लिमिट्स को बढ़ाई थी वो, और हमारा जो इंपोर्ट कंप्रेशन है, हमें अब रेवेन्यू में वो ग्रोथ नहीं मिल रही। डीवैल्यूएशन ने कुछ हद तक सेट ऑफ तो किया था, लेकिन जो लेटेस्ट डेटा ये शो कर रहा है कि जो सेल्स टैक्स और दूसरे जो एडिशनल टैक्सेस होते हैं एट इम्पोर्ट स्टेज, वो अब हमें उस रफ्तार से नहीं मिल रहे, उनके अंदर ग्रोथ नहीं मिल रही जिस रफ्तार से पिछले साल मिल रही थी। इसके अंदर जो भी, एक तो ये कि अभी फ़िलहाल तो यही राय है कि हम इसे ऑर्डिनेंस के ज़रिए नहीं करेंगे, और जो भी इसके कवानीन बनाने हैं वो जो लॉ मिनिस्टर हैं उनकी मशावरत के साथ बनाया जाएंगे, ताकि किसी किस्म की इनकोहेरेंस या इनकन्सिस्टेंसी न हो। जो भी होएगा कानून के मुताबिक होएगा। 30 ममालिक से डेटा आया है, 1,52,000 अकाउंट्स हैं, उसमें 11 अरब डॉलर की रकम है जो बाहर पड़ी हुई है। इसमें से एक हिस्सा 40% या 50% के करीब वो है जो डिक्लेयर्ड है।
टैक्सेस में या किसी एमनेस्टी में डिक्लेयर था, बाकी जो नज़र आ रहा है कि वो अनडिक्लेयर्ड है। कुछ इसके अंदर माइनर अकाउंट्स हैं जो छोटे छोटे बैलेंसेस होते हैं। वो इसहाक डार साहब की एक फ़िगर थी जो उन्होंने 2013 में फ्लोर ऑफ द हाउस पे कही थी, तो हो सकता है उन्होंने अपने असासजात की बात की हो या कोई ऐसी बात की हो। तो मुराद सईद ने उस वक्त के वज़ीर ख़जाना को क्या का डेटा लिया था? अगर उस वक्त के, अच्छा वैसे मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल है कि मुराद सईद साहब को उस वक्त के वज़ीर ख़जाना का डेटा नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने तो जुर्माना किया हुआ था उसको गलत डेटा देने के ऊपर, तो उनको तो डेटा बिल्कुल नहीं लेना चाहिए था, उसके डेटा पे रिलाई नहीं करना चाहिए था। मुराद सईद शायद इसहाक डार को अच्छी तरह नहीं जानते थे, इसलिए उनके डेटा पे उन्होंने यकीन कर लिया। जो हमारा पिछले साल का डेटा ग्रोथ थी वो 5.8 नहीं थी, वो प्रोविजनल ग्रोथ की फिगर थी, 5.2 है जो ओरिजिनल थी। अभी इस वक्त का जो हमारा इस साल का डेटा आ रहा है वो लोग ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं, और वर्ल्ड बैंक या ADB तकरीबन 4% के करीब वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं। हम अगले साल कितना ग्रो करेंगे, कितना नहीं करेंगे, ये डिपेंड करता है कि हमारे खसारे जो हैं वो कितनी तेज़ी से नीचे आते हैं, क्योंकि हमने ग्रोथ को सस्टेनेबल बनाना है। हमने उसे अनसस्टेनेबल या कोई बबल की शक्ल नहीं देनी जिस तरह माजी में था कि मसनूई तौर के ऊपर आप डेफिसिट रन करके इंपोर्ट करके आप अपनी ग्रोथ शो करें। तो फ़िलहाल अच्छी खबर ये है कि हमें एक्सटर्नल जो हमारे मेन डेफिसिट्स थे उनसे अच्छा रिस्पांस आ रहा है, उनके अंदर एक शार्प डिक्लाइन नज़र आ रहा है। जितना ये शार्प डिक्लाइन होएगा उतना हम इकोनॉमी के अंदर मज़ीद ग्रोथ जो है जल्दी ला सकते हैं। मैंने आपको बताया ना कि इस वक्त जो है FBR का एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा है उसकी कंप्लीट रिव्यू की और रीऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है। बहुत जगहों पे रीएलोकेशन की ज़रूरत है। बहुत जगह ऐसे लोग, आप सही कह रहे हैं, बैठे हुए हैं जहाँ पे उनकी कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, और बहुत जगह ऐसे दफातर भी हैं जहाँ पे ओवरवर्कड हैं लोग, और वहाँ पे कुछ सेक्टर्स के जो अफसरान हैं या स्टाफ है उनके अंदर शदीद शॉर्टेज है। तो इस रीएलोकेशन के ज़रिए हम इसको एड्रेस करेंगे, और जहाँ जहाँ पे कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स हैं उनको हम एड्रेस करेंगे। थैंक यू जी।